मैं एक थानेदार था। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा था। रात का समय था और मेरी ड्यूटी गांव के एक पुलिस स्टेशन पर लगी हुई थी। तभी एक औरत अपनी 12 साल की बेटी के साथ अंदर आई। उस बच्ची की हालत खराब थी। मैं रात के उस समय किसी औरत को ऐसे पुलिस स्टेशन में आने की उम्मीद नहीं रखता था। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। वो औरत रोते हुए मेरे पास आई और कहने लगी कि उसकी 12 साल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। मैंने एक नजर उस लड़की पर सर से पैर तक नजर डाली, जो मुश्किल से 12 से 13 साल की थी। मैंने रजिस्टर खोला और पेंसिल से लिखने लगा। वो कहने लगी, मेरी बच्ची के साथ ठाकुर ने बलात्कार किया है। मेरा तो पेन हाथ से छूट गया। मैंने उसे फिर से देखा और कहा, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। वो कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और वो करने वाला ठाकुर है। भगवान के लिए मुझे इंसाफ दिला दो। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे लगा कि वो औरत बावली हो गई है और ठाकुर ने उसकी बेटी के साथ कुछ किया भी है। तो ये कोई नई बात तो नहीं है कि गाँव के ठाकुर तो ऐसे काम करते ही रहते हैं। लेकिन आज तक कभी किसी औरत ने या गाँव के किसी भी मर्द ने पुलिस स्टेशन आकर गाँव के ठाकुर और जमींदारों के बारे में कंप्लेन नहीं की थी। मैं उसे बातों से टालने की कोशिश करने लगा। ठाकुर साहब की पहुंच को मैं अच्छी तरह से जानता था। अगर मैं इंसाफ के तकाजे को पूरा करता तो यकीनन मेरा ट्रांसफर करवा दिया जाता। मैंने उस औरत की बात पर कहा कि देखो, सही यही है कि तुम जिस खामोशी से इस पुलिस स्टेशन में आई हो, उसी खामोशी से वापस चली जाओ और भूल जाओ कि तुम्हारी बच्ची के साथ कुछ हुआ है। इसमें तुम्हारी भलाई है। जैसे ही सुबह हुई तो मैंने वो रिपोर्ट उठाई और ठाकुर साहब के घर की तरफ जाने लगा। मैं ठाकुर साहब की हवेली पर पहुंचा तो ठाकुर साहब उस वक्त घर पर ही थे। मुझे देखकर बहुत ही अच्छे से मेरा स्वागत किया। मैं ठाकुर साहब के सामने बैठा और फिर कुछ सोचते हुए रिपोर्ट निकालकर सामने रख दी। रिपोर्ट देखकर ठाकुर साहब हैरत में पड़ गए। कहने लगे, मुझे तो हैरत हो रही थी कि इस औरत की इतनी हिम्मत हो गई तो वो अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। मैंने ठाकुर साहब की बात सुनी और बोला, ठाकुर साहब, ये पहली औरत है जिसको मैंने इतना दिलेर देखा है। गुस्से में आकर ठाकुर साहब ने जो कुछ करने के लिए मुझसे कहा वो तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने फौरन नाम सर हिला दिया। मैं भला इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता हूँ। मगर ठाकुर साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास इनकार का कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें इस काम को करने की मुंह मांगी रकम दूंगा। दिन जब मैं दोबारा थाने गया तो वही औरत मुझसे पहले थाने में अपनी बेटी के सीने से लगाए बैठी हुई थी। मुझे आता देखकर मुझसे मिलना चाहा, मगर मैंने कांस्टेबल से साफ साफ शब्दों में कह दिया कि नहीं, मैं अभी किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ। उससे कहो कि इंतजार करे। 7 घंटे तक वो पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी रही। दूसरी बार कांस्टेबल मेरे पास आया और आकर बोला कि वो औरत आपसे मिलने के लिए अब धरना प्रदर्शन पर उतर आई है। मैंने कहा कि अच्छा, उसे आने दो। वो जैसे ही अंदर आई और आकर कहने लगी, अभी तक ठाकुर जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं गुस्से से उठा और कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती। इतने सज्जन और अच्छे इंसान पर पैसों के लालच में आकर इल्जाम लगाती हो। तुम्हें तो पैसे की जरूरत थी। जब ठाकुर ने देने से मना किया, तुमने अपनी बेटी के साथ मिलकर उस पर झूठा इल्जाम लगाया। एक केस तो तुम पर भी बनता है। इतना कहकर मैंने उस औरत को धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया। वो औरत पुलिस स्टेशन के बाहर रोती गिड़गिड़ाती रही, मगर कोई भी उसे अंदर आने नहीं दे रहा था। वही जेल में मौजूद उसकी बच्ची रो रही थी। मैंने उस वक्त फोन करके ठाकुर साहब को इस बारे में बताया। वो खुश हुए। कहने लगे कि बस ठीक है, तुम आधा काम तो कर चुके हो, अब बाकी का काम भी कर दो। उसके साथ बलात्कार करो और इतना तड़पाओ कि वो जीते जी मर जाए। मैं अभी वहीं बैठा था, उस बच्ची को देख ही रहा था कि जब ठाकुर साहब की गाड़ी थाने के बाहर आकर रुकी। उसमें उसका खास बंदा उतरा और पैसों से भरा बैग मेरे सामने रखकर चला गया। मैं जानता था ये पैसे मुझे किस काम को करने के लिए मिले हैं। मैंने उस बच्ची के साथ रेप किया और फिर जेल से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वो बच्ची रोती हुई जब थाने से बाहर गई तो उसकी माँ वहीं बैठी थी। वो लड़की रोते हुए एक बार फिर अपनी माँ को खुद पर गुजरी हुई तकलीफ के बारे में बताने लगी और बताते हुए वो बेहोश हो गई। वो औरत वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी हुई रोने लगी। अचानक ही वो हंसने लगी और हंसते हुए अजीबोगरीब बद्दुआ देने लगी। उसकी बद्दुआ दिल दहला देने वाली थी। देखते ही देखते उस औरत ने वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर कचरे से टूटा हुआ कांच का टुकड़ा उठाया और अपनी बेटी की गर्दन पर चला दिया। पुलिस स्टेशन के बाहर खून ही खून हो चुका था। उसने अपने हाथों से अपनी बेटी को मार दिया और फिर उसका खून अपने बालों पर लगाकर हंस रही थी। ठाकुर को और मुझे बद्दुआएं दे रही थी। मैंने कांस्टेबल को इस सारे मामले से निपटने को कहा और खुद पैसों से भरा बैग लेकर खुशी खुशी घर जाने लगा। आज मुझे घर आने में काफी देर हो चुकी थी, मगर जैसे ही घर में कदम रखा, अपनी पत्नी और बेटी को देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। दोनों ही बड़ी बुरी हालत में थे। मेरी पत्नी के बाल बिखरे थे, कई जगह कपड़े फटे हुए थे, यहाँ तक कि मेरी बेटी एक तरफ फर्श पर गिरी पड़ी थी। उसकी हालत देखकर मैंने सोचा कि कहीं घर में चोर उचक्का तो नहीं आ गया। पत्नी मुझे गुस्से भरी नजरों से देखकर कहने लगी, जिस ठाकुर के तुम तलवे चाटते नहीं थकते थे, आज वही ठाकुर आया। उसने न सिर्फ मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, बल्कि तुम्हारी बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया। ये शब्द मुझ पर पहाड़ बनकर गिरे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि वो ठाकुर मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है। मुझे एकदम से उस औरत की बद्दुआ याद आने लगी, जो मुझे देखकर कह रही थी कि तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया। देखना भगवान
भगवान मेरा इंसाफ जरूर करेगा। मेरी पत्नी उठकर मेरे पास आई और कहने लगी, जो नाइंसाफी तुमने आज तक की है ये उन्हीं का ही बदला है कि तुम्हारी बेटी इस हाल तक पहुंच चुकी है। जाओ जाकर अभी भी उस ठाकुर के कदमों में बैठो। मेरी पत्नी इतना कहकर मेरी बेटी को जमीन से उठाने की कोशिश कर रही थी और मैं अपना मुंह नोच रहा था। मैंने रोते हुए अपने पास उस बैग को देखा जो कि मैं एक मासूम लड़की की इज्जत का सौदा करने के बदले में लिया था। ये पैसे सिर्फ एक मासूम बच्ची के बदले में नहीं थे, बल्कि सच्चाई तो ये थी कि उन्हीं पैसों में मेरी पत्नी और मेरी बेटी का भी सौदा शामिल था। तभी ठाकुर ने पैसों से भरा बैग मुझे पकड़ाया था।